हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या के जितने भी क्वेश्चंस वीवीआई होते हैं उसको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन को आज हम लोग सोल्व करेंगे और बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन हम सबसे पहले दिखा देते हैं। जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं वही क्वेश्चन आप लोग को भी सोचे कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको बता दें। चलिए देखिए, तो यही क्वेश्चन है, हमारा पैकेज है ये। इससे हम बच्चों को पढ़ाते हैं और आपको भी सोचे कि पढ़ा देते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब कि इसको हम लोग को एचसीएफ ज्ञात करना है, किसके सहायता से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के सहारे से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया 135 और 225 का, जो हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करवाएंगे आपको। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है 135 और 225। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं 135 और 225 का, यही ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया समझाएंगे हम क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो देखिए, इसमें जो बड़ा होता है वो ये का मान होता है, तब बड़ा 225 हुआ, और छोटा जो होता है वो बी का मान होता है, मतलब 135। बातें समझ में आई आपको। ठीक है, चलिए तो भाग एल्गोरिथम विधि से इसको हम हल कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब चलेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पास कि भाग एल्गो रिदम भी लिखता है, भारतीय भवन के बुक में भाग एल्गोरिदम लिखता है और उसमें एल्गोरिथम लिखता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए ये विधि से हम लोग बनाएंगे और ध्यान से अब देखिए, बहुत बढ़िया समझाएंगे आपको। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यही फॉर्मूला होता है। ठीक, चलिए तो ए का मान बैठा दीजिए, फिर ए का मान है तो कितना है 225, बी का मान कितना है 135। अच्छा, यहाँ पास कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह होता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद में आर का मान, मतलब क्यू का और आर का मान हम लोग को खुद से निकालना है। कैसे निकलेगा, आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आने वाला है। ठीक, चलिए तो पहला जो है से आपको क्या करना है कि 135 में 225 से भागा देना है। 135 से 225 में, मतलब बड़ा में ना भागा दीजिएगा, छोटा से, वही काम करना है। तो दीजिए भागा, एक बार में लगेगा तो 135 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ बचा 2, 2 में से 3 तो नहीं जाएगा, तो 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा 9। अब उसके बाद में देखिए 1 से 1 खत्म हो जाएगा, माने 90। अब आपको पता है कि ये होता है भागफल, क्या होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। बातें समझ में आ रही है आपको। और इसको बोलते हैं भाज्य, और इसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, देखिए आपको समझना चाहिए। और आपको एक बात और बता दें कि ए जो है से भाज्य है, बी जो है से भाजक है, और क्यू जो है से भागफल है, और आर जो है से शेषफल है। ठीक है, यही इसलिए ना फॉर्मूला इसका होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष या शेषफल, इसी पे तो बैठाना होता है। ठीक है, तो भाज और भाजक हमको मिला हुआ था पहले से। चलिए भागफल का मान हमको क्या आया, 1 आया, तो 1 बैठा देंगे, प्लस शेषफल कितना आ गया 90 आ गया, तो 90 बैठा देंगे। ठीक ना। चलिए उसके बाद में ये जो यहाँ पास है इसको बराबर के इधर ले आएंगे, 135। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 135, इसको इधर ले आना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में बड़ी संख्या 90, तो 90 को यहाँ रख देना है। ठीक है, इसको यहाँ भगा देना है और इसको यहाँ ले आना है, सबसे बड़ी को बराबर के इस साइड रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद में फिर वही काम करना है जो हम अभी किए हम, फिर 90 से 135 में भागा देंगे। दीजिए 90 भागा 135, 9 दूना 18, 180 हो जाएगा, तो 2 से लगेगा नहीं, एक ही से लगेगा, तो 90। अब 5 में से 0 गया था 5, 13 में से 9 गया था कितना 4 ना। ठीक है, 4 आएगा। अब देखिए वही काम, 90 और 135 लिखा हुआ है, ये वाला और ये वाला लिखा हुआ है, तो इसको लिखना है, तो इसको लिखते हैं गुना में और इसको लिखते हैं जोड़ में। ठीक है, चलिए एक को लिखेंगे गुना में और जोड़ में नीचे वालों को, मैंने शेषफल को जोड़ते हैं ना। ठीक है, अब फिर देखिए 90 बड़ा 45 छोटा, तो 90 को यहाँ ले आइए, गुना वाला को आपको नहीं लिखना है। ठीक है, जो गुना में है आपको जोड़ वाला लिखना है, और ये आगे वाला। ठीक, चलिए उसके बाद में फिर वही काम, 45 दूना कट जाएगा 90। चलिए 45 भागा 90, 45 दूना क्या होता है 90, ही कट गया, मैंने कटने के बाद में शेषफल क्या आ गया 0, तो लिख सकते हैं ना। है, आइए गुना में 2 लिख देते हैं, और प्लस शेषफल को क्या लिखते हैं जोड़ में, तो जोड़ में लिख दिए। आपको एक बार डिनोट करना है कि जिस टाइम में जो संख्या इधर वाला संख्या को पूरा पूरा काट देगा,
यहाँ पास 45 ही संख्या को पूरा पूरा काटा, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि मासा बराबर क्या हो जाएगा, 45। जो संख्या जौन संख्या से हम भाग दिए और शेषफल 0 आ गया, मैंने लास्ट में 0 आ गया, तो वही उसका क्या होता है, मासा। कान जो इसको काट रहा है पूरा पूरा, तो 45 ने काटा इसको, तो 45 इसका क्या हो जाएगा, मासा। ठीक है, यही काम करना है आपको। चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिए, अब करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो 867 और 255। तो ये छोड़ दें कि बना दें, आप ट्राई मार लीजिएगा, ऐसा ही बनेगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ Q एक पूर्णांक है। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में हमेशा पूछता है। ठीक, चलिए दर्शाना क्या है लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 को सोल्व करेंगे बिल्कुल ध्यान से। ये भी क्वेश्चन भी है, सारे क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए क्या दर्शाना है लिख लेते हैं। पहले दर्शाना है कि, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्या दर्शाना, दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1 है ना, या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, यही तो दर्शाना है हम लोग, है ना। दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक होता है, तो पहले हम लोग समझेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक किसको कहते हैं। मतलब कि प्लस वाला विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक 1 से स्टार्ट होता है, 1, 3, 5, 7, ये सारे जो लिख रहे हैं विषम संख्या लिख रहे हैं। अब पूर्णांक की बात है, जो संख्या प्लस में रहेगा उसको धनात्मक संख्या बोलेंगे या धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे, है कि नहीं। तब विषम पूर्णांक की बात है, इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक हम यहाँ पास एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, चलिए समझ गए क्या दर्शाना है। धनात्मक विषम पूर्णांक को लेकर के हम लोग को ये चीज़ें दर्शा देना है। ठीक, चलिए तो मान लेना है सबसे पहले हल लिख करके, हल तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हल लिख करके अब क्या स्टार्ट करना है, ध्यान से देखिएगा, दर्शाना है ना। चलिए यहाँ पर सबसे पहली बात है, लिखना होगा आपको कि भाग एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, ठीक है ना। भाग एल्गोरिथम से क्या होता है फॉर्मूला, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही चीज़ को आपको बार बार लिखना है। ठीक है ना, आइए ध्यान से। ठीक, चलिए और फिर बोला था क्या कि, और फिर बोला है, देखिए दिखाते हैं आपको भी। चलिए कि फिर कहा है कि जहाँ कोई क्यू जो है से कोई पूर्णांक है, क्यू क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आइए ध्यान से देखिए। ठीक, तो अब हमको धनात्मक विषम पूर्णांक पर विचार करने पर लिख देना है यहाँ पास। ठीक है, देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक पर विचार करने पर। ठीक है ना, आपको लिखना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक पर विचार करने पर। धनात्मक विषम पूर्णांक जो आएगा वो आर का मान आएगा। क्यों आएगा हम बताते हैं आपको। धनात्मक विषम पूर्णांक, पहला विषम पूर्णांक +1 हो जाएगा, फिर +3 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, आगे एक बात और, यहाँ पास b का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। क्यों, देखिए ध्यान से, यहाँ पर b, यहाँ पास BQ+1 है, तब BQ+R यहाँ पास दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पास b है, आइए साइड में दिखाते हैं आपको। दर्शाना था एक पहला हम लिखे कि 6Q+1 लाना है, तो 6 के जगह पर BQ+1 हम BQ+R लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, तब BQ+R, तब b के जगह पर क्या है, 6 है, तो हम कह सकते हैं कि b का मान 6 हो जाएगा यहाँ पास। ठीक है, ये देख करके जो यहाँ पास रहेगा वही कहेंगे कि b का मान वही होगा। ठीक है, चलिए समझ गए b का मान कहाँ से लाए हम, इसमें से जो क्वेश्चन था उसी में से। ठीक है, चलिए तो b का मान मिल गया। r का मान हम लोग देख रहे हैं कि विषम पूर्णांक बोला, इसलिए r का मान हम लोग लेंगे
+1 +3 +5, और 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो रूल होता है कि b का जो मान होता है वो r से, एक मिनट, b का जो मान होता है वो r से हमेशा जो होता है बड़ा होता है। क्या होता है, एक मिनट, ऐसे होगा, b बड़ा r से, किससे, b बड़ा किससे होता है, r से। b से बड़ा क्या होता है, जाने मुंह खुला वो बड़ा दर्शाता है, और जाने मुंह बंद रहेगा वो छोटा को दर्शाता है। ठीक है, चलिए, तो कुछ नहीं, बस इस पे बैठाना है। r का मान पहले 1 लेकर के, r का मान 1 और b का मान हमेशा आपको 6 लेना है। b का मान क्या लेना है, हमेशा आपको 6 लेना है। एक मिनट, b बराबर हमेशा आपको क्या लेना है, 6 लेना है। ठीक, फॉर्मूला लिख लीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस r। ठीक है, तो a का मान तो यहाँ पास नहीं है। ठीक है, चलिए, तो a बराबर b का मान क्या है, 6 है, q का मान क्या है, तो कुछ नहीं, तो q का q प्लस r का मान हम बोले विपरीत कि 1 लीजिए, तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिएगा समीकरण फर्स्ट। पुनः यही काम करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, पुनः लिख करके लिखिएगा, पुनः आप पुनः आइए, पुनः में क्या करेंगे, r बराबर हम लोग ले लेंगे 3, पहले 1 लिए फिर 3 लेंगे, क्योंकि दूसरा जो विषम पूर्णांक है वो 3 है। ठीक है, और b का मान तो वही 6 ही रहेगा। ठीक, चलिए फिर लिखिए, a बराबर बी क्यू प्लस r। तो a का मान तो नहीं है यहाँ पास, b का देखिए, b क्या है, तो b 6 है, q का q प्लस r का मान कितना आप ले रहे हैं, 3, तो इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 मानने के बाद में फिर से एक बार आगे बढ़िए, पुनः या फिर लिख दीजिए, फिर चलिए हम लोग चलते हैं, फिर लेंगे कोची, तो वही r के मान अब ले लीजिए, 3 लिए थे ना, उसके बाद में क्या आता है r के मान, तो r के मान अब 5 आ जाएगा, विषम पूर्णांक है ना। चलिए, और b का मान तो वही 6 ही रहेगा, तो a बराबर बी क्यू प्लस r, a का a, b का मान 6 और q का q प्लस r का मान कितना है, तो अबरी जो है ले रहे हैं r का मान हम लोग वो 5 ले रहे हैं, तो 5 ले लेंगे, तो ये भी समीकरण आ गया तीसरा। अब आप देखिए ध्यान से, एक बात आपको दिखाते हैं हम, चलिए पढ़ते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या है कि दर्शाना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 6 की प्लस 1, जो हमको यहाँ समीकरण 1 में दिख गया है। ठीक है, फिर दर्शाना था 6 की प्लस 3, जो हमको समीकरण 2 में भी दिख गया है, और समीकरण 3 में 6 की प्लस 5, तो 6 की प्लस 5 भी हमको नीचे दिखने को मिल गया है। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं 6 की प्लस 5 मिला हुआ है ना, तो हम लोग को समीकरण 1 2 3 से पता चल गया। आइए इधर समझाते हैं आपको हम कि अतः समीकरण 1 2 एवं 3 से पता चल रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है ना, यही आपको लिखना था। हो गया ये प्रूव्ड हो गया ना। तो चलिए ये दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। आपको कुछ नहीं, बस एक ही काम करना है, जो दर्शाना है ना, विषम पूर्णांक दर्शाना था, धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना रूप का होता है, तो कुछ नहीं करना है, बस r का मान पहले मान लीजिएगा कि विषम पूर्णांक पर विचार करने पर तो r के मान कितना होगा, तो विषम पूर्णांक आप जानते हैं कि विषम संख्या। ठीक है ना, तो विषम संख्या 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, हमने के 6 से ज़्यादा तो जाना नहीं है, क्योंकि 6 b का मान आया हुआ है। ठीक है, भाजक का मान 6 आया हुआ है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, 2 तक हम लोग सोल्व कर लिए। अब 3 में क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, पहला 140 और दूसरा 156। ठीक है, और उसको गुणनफल के रूप में लिख देना है, खाली गुणनखंड करके। ठीक है, आइए ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है
कि निम्नलिखित का गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड कहिए। 40, पहला में 140 है और दूसरा में है कितना है? 156 है। ठीक है, ध्यान से देखिए, गुणनखंड तो आसान चीज़ है ना, ये तो बच्चा से हम लोग सीखते आ रहे हैं का। चलिए देखिए ध्यान से, फिर भी 140 का गुणनखंड करेंगे, मतलब ये चीज़ें करना है। ठीक है, 140 यहाँ लिख लेंगे, ये 2 से कटेगा, जिसके लास्ट में 0 रहेगा ना वो 2 से कटेगा। तब देखिए 14 को काटेंगे, 2 सते 14 और 0 को 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ भी लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा। द्वितीय 6, तो इसके पास में कितना बचा? 7 में 6 गया 1, तो 1 पर 0 10, तो 2 5 10, ऐसे 35 गुना 70 होता ना है। ठीक है, अब देखिए 35 कितना से कटेगा? तो 5 से कटेगा। 5 सते 2 से तो नहीं कट सकता है, क्योंकि 2 से लास्ट में 5 रहता तो कट भी नहीं करता है। ठीक है, चलिए तो 5 सते 35 और काटिएगा, कटेगा एक बार काट दीजिए, 7 से 7 एकम 7। ठीक है, अब आज गुणनखंड इसका ये हो गया। इसको लिखना है ऐसे, 140 बराबर 2 कै गो है? देखिए 2 गो, या फिर लिख देते हैं पहले 5 गुना 7, ये है ना। तो 2 कै गो मिला? तो इसके पावर 1, इसके पावर 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 5 1 गुना 7 1। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और गुणनफल के रूप में लिखा गया। ठीक ना, चलिए आगे बढ़िए। इसको देखिए, इसको भी कर लेते हैं। 156 2 से करेंगे तो 2 8 16 ज़्यादा ना हो गया, तो 2 सते 14 ही लगाइए, एक बचा और फिर 2 8 16, 2 से काटिएगा, 2 3 6, 2 9 18। ठीक है, अब 3 से कटेगा, क्योंकि 2 से तो 9 कटेगा नहीं लास्ट में है तो। ठीक है, तो 13 39 या 3 एकम 3 और 3 3 9, फिर 13 से लगा लीजिए, 13 एकम 13। इसको भी ऐसे लिख देना है, 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यही ना। चलिए 2 को 2 मिल रहा है, तो 2 के पावर 2 और 3 गुना 13, ये हो गया आपका आंसर फाइनली। ठीक है, ऐसा ही करना है। चलिए अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है ना, क्वेश्चन 4 देख लीजिए क्या है, आपको दिखा देते हैं हम। 3 तक तो हम लोग सोल्व कर लिए, 4 में देखिए क्या है। कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम है ना। एलसीएम गुना एचसीएफ है। देखिए ध्यान से, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग को पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या पहला है? तो पहला जो है से एक में 26 है और एक 91 है। ठीक है, दूसरा क्या है? लिख ही लेते दूसरा भी, और तीसरा छोड़ देते हैं, तीसरा आप लोग कर लीजिएगा अपने से। 510 है और 92 है कि नहीं। चलिए उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, लिख ही लीजिएगा आप लोग, 336 है और जो है आपका 54 है। ये है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ध्यान से देखिए, गुणनखंड विधि से कैसे एचसीएफ निकलता है हम निकाल के दिखाते हैं आपको। सबसे पहले ये दोनों गुणनखंड करना होगा। ठीक है, जैसे अभी किए हम ऊपर में। ठीक, चलिए बढ़िया आगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको। ठीक, चलिए 26 और 91, 26 का गुणनखंड करेंगे पहले, तो 2 से कटेगा, तो 26 का आधा कितना होता है? 13 होता है। फिर 13 से एक मरतबे काट दीजिए, हो गया। ठीक है, यानी 26 बराबर क्या हम लिख सकते हैं? 2 गुना 13। ठीक है, अब 91 को तोड़ लेते हैं, तो 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा। ठीक है, 63 ते 91, 7 से कटेगा, कितना से के बाद? क्या है कि देखिए ना, 7 का में आता है, 13 बार पढ़ेंगे तब। ठीक है, 13 का में आता है, 7 का में नहीं आता, 13 का में। 63 ते 91 और 13 का 13। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ 91 लिख करके 7 गुना 13 लिख सकते हैं ना। चलिए तो एचसीएफ देखिए इसका क्या होता है, ध्यान से। जो दोनों में मिले ना वही होता है एचसीएफ। दोनों में क्या मिल रहा है? 13 13, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13। एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम होता है कि जो मासा हुआ से, तब मासा पहले लिख लिए। ठीक, उसके बाद में और जो बच गया, ठीक है, मासा को छोड़ करके जो बच जाता है वो क्या कहलाता है? एलसीएम। देखिए 7 और 2 बचा ना, मतलब जो मसा निकल गया सो ले लेना है, और जो बचा हुआ है गुणनखंड करके उसको भी लपेट लेना है। ठीक है, चलिए तो इसको गुना कर लीजिए।
63 91 63 91 गुना 7 कितना आ जाएगा? 7 एकम 7 और 9 सौ 63 मैंने कि 637। 7 एकम 7 और 9 सौ 63 ठीक है, मैंने 637 का एलसीएम आ गया। ठीक, अब इसका देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा। 510 का गुणनखंड कर लीजिए, कितना आसान है। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, जिसके पास बचा 1 तो 1 पर 11 हो गया, 2 पचे 10 तो कटेगा। ठीक है, फिर भी इसके पास में कितना बचा? 11 था ना, ये तो 1 बचा ना, 10 2 बचे, ठीक है ना। चलिए 255 आ गया, तब 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से देख लेते हैं। 3 8 24 और 3 5 15, 3 से कट जाएगा। 3 8 24 तो 1 बचा ना, 25 में 100 जगह था, हाँ तो 1 पर 5 15, 3 5 15। ठीक है, अब देखिए 5 से ही कटेगा, का है 3 से नहीं कटेगा, क्यों कि 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 और 2 बचेगा तो 25 थोड़ी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 17 पचे 50, 17 से काटिए एक बार में। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए 510 बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये वाला देखिए, ये सब जो गुणनखंड हुआ। ठीक है, चलिए 92 को तोड़ लेते हैं। 2 से तोड़िएगा तो 2 चौका 8 और 2 बचे 2 छक 12। 2 से फिर तोड़िए तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 23 तो किसी से टूटता नहीं है, तो 23 से टूट जाएगा एक बार में। ठीक, तो लिखिए 92 बराबर 2 गुना 23। ठीक है, चलिए तो जो जो मिल रहा है इसमें वो मसा कहलाएगा, यानी कि मसा देखिए क्या हुआ, जिसको HCF बोलते हैं, मसा या HCF। ठीक है, तो दोनों में मिला कुछ ही तो 2 मिला, तो मसा बराबर क्या हो गया? 2। चलिए लसा यानी LCM, LCM क्या है? तो 2 तो पहले लिखना पड़ेगा जो मसा में आया, गुना 3 5 7, 3 गुना 5 गुना 7, और क्या था? 2 गुना 23 बचा हुआ है, तो 2 गुना 23 लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये सब लिखना है आपको। चलिए गुना कीजिए, तो 3 दूना 6, 6 पचे 30 और 30 में 7 से कीजिएगा 210 होगा। 7 21 हुआ ना, देखिए 2 तिहाई 6, 6 पचे 30 और गुना 7 गुना 2 गुना 23, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 0 का 0 गुना 2 और फिर गुना 23। ठीक है, अब देखिए 21 दूना 42, 420, 21 दूना 42, 0 के 0 गुना 23, कर लीजिए गुना आप 23 से 42 में। ठीक है, आइए तो आपको सिखाते हैं हम एक चीज़, सॉरी ये नहीं है, 23 से 42 में गुना करना है या 42 में 23 से, वो की चीज़ है, और 0 रहने देते हैं। 0 हम बताएंगे कैसे होगा से। शॉर्ट ट्रिक गुना करने का देखिए, 3 में 2 से कीजिए गुना, 3 दूना 6। अच्छा, अब तिरछा तिरछी करके जोड़ देना है, तो 2 दूना 4 जोड़ 4 तिहाई 12, 12 4 16, 16 के क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हासिल कितना बच गया? 1। अब फिर ये दोनों को आपस में गुना करना था, 4 दूना 8, 8 1 9। ठीक है, और 0 था ना यहाँ पर ये वाला, तो 0 भी लगा देना यहाँ पास। ठीक है, यानी 96 60 क्या हो जाएगा? इसका LCM जो हो गया वो 96 60 हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो है इसे देखिए ध्यान से, वही काम करना है फिर से। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का LCM और HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने इसका भी वही काम करना है। इसमें 3 गो है, ये ध्यान देना थोड़ा सा, उसमें 2 गो था, इसमें 3 गो है। आइए चलिए यहाँ तक तो हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला काम है कि लिख लेना उसको। ठीक है, संख्या जो है क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? ये 5वां। ठीक, 5वां क्वेश्चन नंबर है, ध्यान से 12 15 और 91 का निकालना है। 12 15 और 91, और दूसरा क्या है सर? ध्यान से 17 23 और 29। ठीक है, ये दो को हम लोग को निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं बोला है तो वही से निकलेगा, 3 को जब है तो। ठीक है ना, चलिए
सबसे पहले सबको गुणनखंड करना है आपको, कोई बिना संकोच किए। तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। 2 छक 12, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, ठीक है। चलिए अब 15 को कर लेते हैं। 3 पचे 15, 5 एकम 5, 91 को कर लेते हैं। 13 सत्ते 91, यानी कि 7 से डायरेक्ट कटेगा, ठीक है, 13 बार में। फिर 13 से लगाइए एक बार में, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, तो 12 के बराबर में क्या आ जाएगा, 2 गुना 3। 15 के बराबर में कहा जाएगा, तो 3 गुना 5। और ये 91 के बराबर में कहा जाएगा, तो 7 गुना 13 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसलिए हम अगर HCF निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, जो सब में मिले, ठीक है। देखिए इसमें सब में क्या मिल रहा है, पहले छोटी संख्या को उठाना है आपको। छोटा संख्या में 15 है, 15 है कि 12 है, 12 है। तो इसमें देखिए क्या मिल रहा है, 2 सब में है, नहीं है, 2 नहीं है, 3 देखिए तो नहीं है। तो यानी जिसमें कोई संख्या ना मिले, ठीक है, जिसमें कोई संख्या ना मिले उसका मसा 1 होता है, क्योंकि गुना में सब 1 होता है, सबके गुना के सब में 1 होता ना है, तो 1 मिल रहा है ना, कुछ ना मिलेगा था, ठीक है। जिसमें कोई संख्या ना मिले आपस में, यहाँ देखिए तीनों में मिलना चाहिए, 2 को में नहीं। 3 3 2 को मिल रहा है, 2 और 2 तो नहीं मिल रहा, लेकिन 3 3 मिल रहा है तो नहीं लेंगे, ठीक है ना। चलिए 3 सब में मिलना चाहिए, तो मसा बराबर क्या हो जाएगा, 1। और लासा यानी HCF क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF देखिए क्या होगा, गुना कर दीजिए और क्या सबको, है ना। तो 2 गुना 3 गुना, फिर 3 गुना 5 गुना 7 गुना 13, सबको गुना कर देना है। और गुना करके जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कर भी देते हैं हम गुना। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है। 36 पचे 108, 36 पचे 108 गुना 7 गुना 13। तो 7 गुना 13 को 91 लिख सकते हैं ना। चलिए देखिए, 7 गुना 13 को 91 हम लिख सकते हैं, ठीक। 108 में 91 से गुना कर लीजिए, 108 गुना 91, 8 एकम 8, 0 1, 9 अठी 72 का 2 हासिल 7, 9 एकम 9, 9 सॉरी 7 हो गया, तो 7 का है कि 9 का पढ़ेंगे 0 बरता 0, और 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही होगा। अब 9 एकम 9, 8 2 8 9, यानी 98 28 हो जाएगा, इसका कुछ हो जाएगा लासा यानी LCM हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको करना था, और लास्ट में लिख दीजिएगा कि आता है 12 15 91 का मसा इतना और लसा इतना होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। 6 और 7 दोनों इसमें देखेंगे। तो चलिए पहले 6 को देख लेते हैं, उसके बाद में 7 को। पहले 6 को पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। तो LCM 306 और मतलब कि 306 और 657 का जो HCF माने मासा है वो 9 है, और LCM ज्ञात करना है, माने मासा दिया हुआ है, लसा ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, हम क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं, दिया है ना। HCF क्या दिया है, 306 और 657 का 9 दिया है, ठीक है। तो हम लोग को LCM ज्ञात करना है। LCM कितना, 306 ना। देखिए 306 और 657 बराबर का होगा, यही ज्ञात करना। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मानना है पहले कि माना कि पहली संख्या कितना है, 306 है, तथा दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 657 है, यही ना है। चलिए, तो दोनों को लिख लिए। उसके बाद में क्या करना है, कुछ नहीं, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है, तो हम लोग को बस पहले एक फॉर्मूला याद करना है। कौन सा, तो आप जानते होंगे एक फॉर्मूला कि दो संख्याओं का गुना, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM,
ये चीज़ आपको पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आप इसको सीधा करके देखें, दो संख्याओं का गुना को लिख सकते हैं हम ए गुना बी भी, पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर HCF गुना LCM। हम फॉर्मूला को बनाना सिखा रहे हैं आपको यहाँ पास, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर हम निकाले LCM बराबर ए गुना बी, हम लोग को क्या काम है, तो HCF दिया है, LCM निकालना है, तो LCM को छोड़ देते हैं HCF। यहाँ देखिए गुना में HCF है, इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो HCF हो जाएगा, बराबर बच गया LCM। बचेगा कि नहीं बचेगा, आप ही खुद बताइए, इधर से इधर आएगा। अब कुछ नहीं करना है, इस पे बैठाना है आपको, ठीक। कैसे, ध्यान से देखिएगा। ए का मान मैंने पहली संख्या 306 है, कितना है 306 है, गुना दूसरी संख्या कितना है 657 है, ठीक है, बटा HCF कितना दिया गया था, देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं कि HCF इतना का 9 दिया था, तो 9 लिख लेंगे बटा में, क्या, बराबर LCM। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब क्या होगा, 9 से ये कटेगा, देखिए 9 तिया 27, तो 3 बचेगा इसके पास में, 9 तिया 27, तो 3 बचेगा ना, 27 3 30 होने के लिए, ठीक है, 3 पर 6 36, 3 पर 6 36, 9 चौके 36, मैंने 34 बार में कटेगा। चलिए, तो 34 गुना 657 बराबर LCM। अब बस 34 में 657 से गुना करना है, 657 गुना 34 कर लीजिए, 7 चौका 28 हासिल 2, 5 चौका 20 2 22, फिर हासिल 2, 6 चौका 24 और 2 26, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, और 3 5 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, और 6 3 18 1 19, 8 3 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12, और 1 1 2, 22 33 8, कितना आ गया 22 33 8 बराबर LCM। यही तो हो गया इसका आंसर, ठीक है। लिख लेना है कि अतः, ऐसे लिखना है, देखिए ध्यान से देखिए, अतः LCM 306 657 बराबर 22 33 8 होगा, ठीक है। यही लास्ट में आपको लिखना होता है, ठीक है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया समझ गए होंगे, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो भी बहुत बढ़िया लगा होगा। अब मिलते हैं आप लोग को सेकंड पार्ट में, ठीक है। सेकंड पार्ट को लेकर के और बिल्कुल आसान तरीका से आप समझिएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना है कमेंट करके, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।